नमस्कार साथियों। और आज हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सीडीपीओ के और बीपीएससी के, तो दोनों का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का था। सभी क्वेश्चन को आज सरसरी तौर पे देखेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं हिंदी के पेपर से, है ना। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इस बार सीडीपीओ का और इसका दोनों का क्वालिफाइंग नेचर ही था। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन था। तो वही सामान्य देखिए कि सबसे पहले जो है ये हमारा जो प्रश्न था, जो निबंध लिखने का था, ये 500 शब्दों में निबंध लिखने का था। और सेम जो है 500 शब्दों में निबंध लिखने का सीडीपीओ में भी था, है ना। ये देखिए, ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोनों ही, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है वो निबंध लिखने का था। टॉपिक्स देखिए, टॉपिक में जो है बहुत जो वो नहीं देखने को मिलेगा आपको कि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। ठीक है, मतलब 500 जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न हैं, यही संक्षेपण का प्रश्न है, सेकंड नंबर प्रश्न है। संक्षेपण में भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें ना। और संक्षेपण में किस तरह से जवाब लिखना होता है। हिंदी चूँकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो बहुत ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी कई लोग अगर इंग्लिश मीडियम के होंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उनके लिए जो है ना एक सेपरेट जो है हिंदी का कुछ क्लासेस का वीडियो बना दूंगा, जिससे उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने उम्मीद है कि इसको पढ़ लिया होगा। और इसी तरह देखिए, जो आप ये बीपीएससी का है। फिर ये देखिए, इसी तरह सीडीपीओ का क्वेश्चन है। ये सीडीपीओ में भी है ना, ये हमारा जो है देखने को मिलता है कि किस तरह से है। ये सीडीपीओ में भी देखिए, ये सेम चीज़ हमें देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसको जो है देख सकते हैं आराम से, इसको पूरा ही पॉज करके। तो ये सीडीपीओ का प्रश्न है जो अब देख रहे हैं अभी। और अभी हमने बीपीएससी अभी 67 का देख रहे थे। इसी तरह देखिए, शुद्ध करने का है कि इसमें जो है ना शुद्ध करने का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वो बहुत आसान होता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इस तरह से वो हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये देखिए आराम से, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन को, है ना। ये है सारा चीज़। तो इसमें भी देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था जो शुद्ध करने का था, यहाँ पे सीडीपीओ में चेंज दिखता है ना। सीडीपीओ में चेंज है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं है जो कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि ऑप्शन की बहुत सारी वैरायटी है, तो कोई परेशानी वाली बात इसमें दिखती नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मुहावरों का अर्थ है ना। जैसे कई सारे मुहावरे हैं, अदगल गगड़ी छलकत जाए और तिल का तार बनाना, ऐसा बहुत कॉमन मुहावरा होता है। और ये है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आग में घी डालना, ईद का चांद होना एक आंख। तो ऐसे मुहावरे जो है ना वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप देखिए। इसी तरह सीडीपीओ में भी देखिए, सीडीपीओ में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखें तो यही है, मुहावरे व लोकोक्तियाँ से संबंधित है। उल्टी गंगा बहाना, खाक छानना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुंह पकड़ना, कुआं खोदना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर, वगैरह वगैरह इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ना। थोड़े से जो है मुहावरों की संख्या इसमें ज़्यादा ही है, यानी कि ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वालिफाइंग पेपर में बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएं, इसलिए वो बहुत आराम से जो है वो देता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा की तरह देखिए, कोई अच्छा से लिखने का होता है। जैसे संज्ञा का भेद पूछा है और बता ही दिया है कि भाई 5 भेद में 2 भेद के तो नाम बता ही दिए उन्होंने, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा पूछ दी है कि विशेषण को साधारण बताइए। तो दोनों में देखिए कि बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, यानी 3 से 4 घंटे की क्लास में सारे टॉपिक्स को बताया जा सकता है। उसी तरह अब आगे देखते हैं। इसमें तो एक और ऑप्शन दे दिया था, क्रिया भी एक ऑप्शन दे दिया था, है ना। इसमें सिर्फ विशेषण दिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे। ठीक है ना, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे। पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिए। अग्नि है, अमृत है, और बाकी ये सब सारे हैं क्वेश्चंस हैं, आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसमें भी था पर्यायवाची शब्द लिखना, है ना। सीडीपीओ का प्रश्न में भी यही था, पर्यायवाची लिखना था।
और लगभग देखिए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना। अग्नि, जैसे इसमें अग्नि है तो इसमें भी पहला अग्नि है ना। इस तरह जैसे अमृत है तो आपको यहाँ पर भी देखिए कि हाँ कुछ कॉमन काफ़ी चीज़ है ना। अग्नि, आग, कपड़ा, सूर्य, मतलब आपको मिल जाएगा कि हाँ यहीं से आ रहा है, ठीक है ना। हवा, पानी, पृथ्वी जो भी है यहाँ दिख जाएगा ना। लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है। और 68 में भी समझिए ऐसा ही रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 7वां है संधि विच्छेद कीजिए, है ना। 7वां क्वेश्चन है तो इसका संधि विच्छेद है भाई। विसर्ग संधि तीनों में दिख रहा था तो आराम से, इधर कोई परेशानी वाली दिख नहीं रही थी बात अटैम्प्ट करने में, है ना, संधि विच्छेद। और इसमें देखिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है विपरीतार्थक शब्द लिखिए, कि जो शब्द हैं उसके विपरीत शब्द लिखने थे, है ना। पॉज करके देख लीजिए। और 8वां इसमें देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है इसमें जो संधि विग्रह करते हुए संधि बताइए, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है तो आप यहाँ से इसको चेक कर लीजिए कि भाई क्या है कैसे है। और आसान ही पेपर था। 9वां नंबर का क्वेश्चन है उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। ये भी बहुत आसानी से, उपसर्ग पीछे लग जाता है, आराम से इसको शब्द बना लीजिए। पॉज करके देख लीजिए क्वेश्चन को। इसमें भी देखिए तो समास के नाम लिखने थे ना, कि समास के नाम लिखिए। ये बीपीएससी 67 का है, बीपीएससी 67 का क्वेश्चन है ना। तो इसमें समास लिखना है ना। जो ब्राह्मण न हो, नील है कंठ जिसका, महान बली, और 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है ना। जो भी विलोम है इसको लिखना था। तो टोटल 9 क्वेश्चन है। दोनों में लिमिटेड क्वेश्चन है कि वहीं से प्रश्न आता है, कुछ भी अनहोनी नहीं है और आराम से किया जा सकता है। चलिए इसमें सेक्शन वाइज देख लेते हैं ना। ये जीएस पेपर 1 का है, अभी बीपीएससी 67 का है। तो चलिए क्वेश्चन का तरीका एक ही था कि मतलब 3-3 क्वेश्चन सेक्शन 1 और 2 से लेना था, और बाकी 2 क्वेश्चन जो है सेक्शन 3 से लेकर के बनाना था। तो देखिए खंड 1 में क्या समानता रही उसको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। या मैं ऐसा करता हूँ हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाला आप खुद देख लीजिएगा पॉज करके। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये रहा एक क्वेश्चन है। दूसरा है 1857-1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। जैसा कि पता ही था कि ये सब क्वेश्चन आने वाला ही है। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। और आगे देखिए जो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। तो इसके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसके जरिए जो है ना काफ़ी स्कोप बन जाता है इसका। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किसी 2 पर निबंध लिखिए। तो 2 में था संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रवींद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो ये देखिए ये रहा हमारा जो देखा आपने इसको। तो इसमें जो है ना सीडीपीओ में क्या क्या टॉपिक है जो आया था उसको हम लोग देखें, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप बताइए कि कौन सा आसान पेपर था कौन सा मुश्किल था। सेम चीज़ था इसमें भी कि 1857 के संथाल विद्रोह के कारणों। अब देखिए संथाल विद्रोह यहाँ भी 6ठा में भी पूछा हुआ है। इसने भी पहला क्वेश्चन संथाल विद्रोह से ही लिया है। इसने 19 नंबर का दिया था और इसने पूरा 38 नंबर का दिया था, है ना। उसमें सब कारण परिणाम वगैरह साथ में पूछ लिए थे ना। तो ये हो गया था संथाल विद्रोह और ये दोनों साथ में इन्होंने पूछ लिया था। तो 1857 ये तो गलत है, मतलब थोड़ा सा अब आगे पीछे हो जाता है ना। मतलब पीछे 1857 लिख दिया है, इसमें ध्यान कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है बिहार में सन 1857 से 1949 के मध्य तकनीकी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भाई ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये पता ही रहता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए है ना ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो ये नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सीडीपीओ का देखिए एकदम एक ही जैसा है।
चौथा देखिए, पटना कलम चित्रकला का विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है पटना कलम। देखिए यहाँ पटना कलम नहीं आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। एक दो क्वेश्चन तो आगे पीछे हो, मतलब लिमिटेड है क्वेश्चन। देखिए मौर्य कला, ठीक है ना, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए CDPO में और इसमें भी एकदम एक ही जैसा क्वेश्चन दे रखा है इसने, संथाल और ये दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है GS पेपर 1 में, यानी लिमिटेड क्वेश्चन है। 12-15 क्वेश्चन कर लीजिए तो उसी से सारे प्रश्न जो है वो सारे बन जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है चंपारण सत्याग्रह, इसमें भी है, दोनों जगह है। चंपारण सत्याग्रह यहाँ भी है और देखिए यहाँ पर भी है, दोनों एकदम कंपेयर करके देख लीजिए। दोनों जो लगता है जैसे एक ही पेपर है और पेपर बनाने वाले लोग भी अलग अलग नहीं हैं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका, पाल कला, चंपारण सत्याग्रह, जो भी था सब एकदम से पूछ लिया गया। शैक्षणिक विकास में टैगोर की भूमिका, ठीक है ना। अब ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो ये देखिए कितना आसान है, शैक्षणिक विकास में टैगोर और यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में टैगोर। तो ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसके अलावा देखिए कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चीज़ रिपीट हुआ। खंड 2 को देखें तो क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन, तो क्वाड इसमें पूछ दिया। ठीक है, अब देखिए क्वाड पूछा 67th ने, तो CDPO ने क्या पूछा, श्रीलंका संकट पूछा कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेवार दशाओं का मूल्यांकन कीजिए। थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अग्निपथ वाला मामला पूछा इसमें। ठीक है, अग्निपथ वाला इश्यूज पूछा, तो CDPO ने क्या पूछा था करंट में आप देखिए, तो ये पूछा था अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में आ रहे ह्रास। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये पूछा था उन्होंने। फिर भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन, ये एकदम रिपीटेड मामला है कि हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो 9वां नंबर का क्वेश्चन था, इसने क्वाड पूछ लिया था। देखिए क्वाड पूछा था यहाँ पर, और देखिए यहाँ क्वाड पूछा गया और यहाँ पर भी इन्होंने क्वाड पूछा है। लिमिटेड क्वेश्चन है ना, मतलब पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मतलब रिपीट होगा। मैंने जितना बताया था लगभग उतना ही पेपर जो है वो रहा है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का इशू है कि क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है, विस्तार से विवेचना कीजिए। बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन था, हाथ खोल के लिखने वाला था, काफ़ी कुछ लिखा जा सकता था, जैसे कि भारत की UN में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ये सब इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप ही। आगे बिहार राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षित राहत पाने के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं है, इस संबंध में एक औचित्यपूर्ण योजना प्रस्तुत कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, खूब आराम से लिखने वाला क्वेश्चन था। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए जैसा अपेक्षित था, रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण जो है ये आ गया, और ये आ गया, यह प्रायः आरोप लगता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मैंने दोनों ही मेंस दिए हैं, CDPO भी और BPSC 67 भी। इसके कारण लगातार काफ़ी व्यस्त था और इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और देखिए BPSC का जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए मैंने कई जगह पे ज्वाइनिंग नहीं लिया, या कई सारे अवसरों को मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि मुझे पब्लिक फील्ड में काम करने का शौक़ है। बाकी तो देखिए जो स्टैट के जो क्वेश्चन हैं ये दोनों में लगभग देखा जाए तो CDPO वाला कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान था, कम लेंदी था, और वैसे ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो स्टैट वाला तो वेरिएबल वाला इशू है, तो मैं कभी स्टैट को लेकर के बिल्कुल एकदम सेपरेट क्लासेस लेके आऊँगा रेगुलर वे में, और वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को लगातार बताऊँगा। तो चलिए मैं एक और GS पेपर 2 देख लेते हैं। GS पेपर 2 से पहले मैं बता दूं कि मैंने इसमें PSIR मेरा सब्जेक्ट था, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लेकिन चूंकि अब ये ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है तो इस पेपर को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इस पेपर को, PSIR को, ये काम का नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे स्पेशली तो मैं उनके लिए अलग से डिस्कशन लाऊंगा। सोशियोलॉजी मेरा जो था वो पेपर था इसमें, तो CDPO वाले में, तो ये पेपर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। दोनों ही सब्जेक्ट्स पे मैंने कमांड बनाया बहुत अच्छे तरीके से। और ये रहा पेपर 2 ये रहा 67th का पेपर 2। और इसमें क्या है समानता, इस पहले सेक्शन 1 में देख लेते हैं। सेक्शन 1 में है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। दूसरा देखते हैं, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। और एक ये है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन सब है। अब हम इस CDPO के प्रश्नों को देख लेते हैं। CDPO में किस तरह के प्रश्न हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, न कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये रहा मामला। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है केंद्र राज्य संबंध पूछा है, तो केंद्र राज्य संबंधों का जो मामला था वो भी थोड़ा सा राज्यपाल को टच करता है। अब दूसरा है, अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और करंट संदर्भ में है, क्योंकि अभी की जो सरकार है सिर्फ अध्यादेश लाती है। यानी अध्यादेश ये होता है कि बिना संसद के चर्चा के कोई कानून बना देना। वैसे तो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन 6 महीने इसको बढ़ा देती है सरकार। तीसरा है, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्या आप इस विचार से सहमत है कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित करती है? भाई इसमें तो क्या है, रंजन गोगोई सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे, तो ये वाला मैटर इसमें बहुत अच्छा फिट होता है। चुनाव का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है? चर्चा कीजिए। अब पहले ही बताया कि नहीं है, तो क्या लिखना था? अगेंस्ट में ही लिखना था। ठीक है ना। वैसे मुझे तो लगता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता ये, तो ये देख लीजिए। फिर दूसरा सेक्शन 2 देखते हैं इसका। सेक्शन 2 में किस तरह के प्रश्न आए हैं। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। जीविका के बारे में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है कि यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भाई जो भी है मूल्यांकन वो कर देना था, बहुत ज़्यादा तो क्या है इसमें लिखना, है ना। फिर हम आगे देखते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पोस्ट कीजिए। भाई कर देंगे, आंकड़ों तथ्यों से पोस्ट है ना, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे, बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 को चुनाव तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ सेक्शन 2 का क्वेश्चन देखिए, CDPO में क्या आया था कि आर्थिक समृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं। क्यों और कैसे? क्या यह भारत के संबंध में भी सत्य है? अब बताना है सत्य है या नहीं है। अब ये पूछा गया है, पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग की कार्यकारी नीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण कीजिए। ठीक है ना। तो वही क्या है कैसे है उसको बताना था वो।
अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में एवं आसपास बढ़ती जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? भाई बढ़िया है। अब देखिए, दो संक्षिप्त टिप्पणी थी, बिहार भारत का धान का कटोरा। भाई इसमें मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग को इसमें पूछ दिया गया है। और कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, है ना। तीनों पर पूछा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी। तो ठीक है, बढ़िया है। 13 और 12 इस नंबर का था। ठीक है, तो हमने इसी को अटेम्प्ट किया था उस समय 21 से 28 पेज पे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स जो है ना लेने का जो होता है ना लालच, इसके कारण हमने वो 3 वाले अटेम्प्ट किए। भले इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, है ना। देखिए 28 तक यहाँ पहुँच गया था मामला। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 पहले बीपीएससी में देख लेते हैं 67 में क्या था। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था और 2 ही लिखने थे। तो एक ये प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस बात की पुष्टि कीजिए। तो ये बढ़िया था ये, है ना। और एक क्वेश्चन था, बिहार एवं बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद को नियंत्रित करने और इसके आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने अटैम्प्ट किया। नैनो टेक्नोलॉजी के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, सीडीपीओ में जस्ट पूछा था। अब देखिए ये वो पेज नंबर है जहाँ तक हमने आंसर को लिखा है। तो 31 से 35, 36 पेज होता है, तो 35 पेज तक ये आंसर चला गया था। चाहता तो 36वां भी टच करता, लेकिन ठीक था, इतने में कंप्लीट हो गया नीचे तक। तो मैंने यहीं तक इसको वो किया। लास्ट का पेज वैसे भी मैं रफ में यूज़ कर लेता हूँ लास्ट के पेज को नॉर्मली। अब देखिए कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक आया। तो यहाँ पर देखिए कि इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर अपने विचार दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आगे है, देखिए वो क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी का, उसमें वो पूछा था और इसमें पूछा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की प्रमुख तकनीकों में से क्यों है। भारत सरकार के मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताओं और देश के विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के दायरे का वर्णन कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सीडीपीओ का प्रश्न देख रहा हूँ। तो नैनो टेक्नोलॉजी 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। इसरो वाला क्वेश्चन हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। आगे है, पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए, चुनौतीपूर्ण मुद्दों को भी समझाइए। बढ़िया था, है ना। लेकिन मुझे 2 ही क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना था, तो ये अटैम्प्ट किया। बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी देखिए 30, 33, 34, 35 है ना, ये टोटल जो है 35 नंबर पेज तक ये चला गया क्वेश्चन, है ना। और 33, 34, 35, हाँ 3 पेज काफ़ी था लिखना, ये भी बढ़िया था। तो ये दोनों ही पेपर जो है हमने इसको दोनों ही पेपर को खुद दिया और सभी लगातार ही मैंने लगभग एग्ज़ाम्स को निकाले हैं इतने दिनों तक। और कई और भी जगह जॉब्स की बात हुई थी, फॉरेन सेटलमेंट का भी इशूज़ था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है एक बार, है ना, मन में ठाना हुआ है कि सोसाइटी के लिए काम करना है, समाज सेवा का काम करना है। इसलिए हमने दोबारा से जो है, मन कई बार बहुत छोटा हो गया था क्योंकि लगातार ही बहुत कम मार्क्स से 1, 2 और 5 नंबरों के अंतरों से फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के बाद नहीं सिलेक्शन होने से मन काफ़ी क्षुब्ध भी था। लेकिन इन सब से ऊपर उठ के, जैसा कि होना चाहिए एक छात्र का एटीट्यूड, कि वापस से मैंने बाउंस बैक किया है। बाकी फिर हम लोग मिलते रहेंगे जो भी होगा, चूँकि मैंने हमेशा ही
अच्छे मार्क्स से क्रैक किया है। तो कभी होगा तो जल्द ही अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं प्री में गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा 68 के लिए। और गेस्ट क्वेश्चन से भी 20-25 क्वेश्चंस भी अगर आपको डायरेक्ट उठ के आते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें अपनी मुलाकातों को। धन्यवाद।